Hello students. Now we are going to start with black body radiation spectrum. बहुत बच्चे लोग को ये हेक्टिक लगता है, क्या है यार इतना। तो आई एम एक्सप्लेनिंग द वेरी सिंपल वे, कुछ पॉइंट्स बहुत आसानी से याद रखो, इजीली कर देंगे, इसको ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप किसी भी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, ओके। इफ यू आर हीटिंग एनी ब्लैक बॉडी, सपोज ये एक ब्लैक बॉडी है और इसको आप हीट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन एमिट करेगा, बराबर कि नहीं, ये रेडिएट करेगा, बराबर कि नहीं। तो रेडिएट करेगा तो बहुत सारे वेव्स निकालेगा, बहुत सारे वेव्स किसी एक टेम्परेचर पे। सपोज मैं ये कर रहा हूं 3000 केल्विन पे, किस पे कर रहा हूं बच्चों में, ये 3000 केल्विन पे। इतने सारे वेव्स बाहर निकल रहे हैं, इतने सारे वेव्स बाहर निकल रहे हैं। क्या सबकी वेवलेंथ सेम है? तो आंसर है नहीं। इतने सारे वेव्स बाहर निकालेगा, सबकी वेवलेंथ सेम नहीं रहेगी, अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स निकालेगा। मतलब सोचो कि 1000 नैनोमीटर वाला वेव्स निकला, 800 नैनोमीटर वाला वेव्स निकला है, फिर 600 नैनोमीटर वाला वेव्स निकला है, देन 500 नैनोमीटर वाला वेव निकला है, तो 400 नैनोमीटर वाला वेव निकला है, 300 नैनोमीटर वाला वेव निकला है, समझा। तो इतने सारे वेव्स निकाला, इतने सारे वेव्स निकाले, और इतने सारे वेव्स निकाले तो हर एक की वेवलेंथ सेम नहीं है, वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। मतलब अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स निकल रहे हैं। तो आप समझो कि 300 से लेके 1000 तक, ऐसा समझ लेते हैं, ओके। मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है बच्चों, मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला कि 300 से लेके 1000 तक सारे वेव्स, सारे वेवलेंथ वाले वेव्स निकाले, सारे वेवलेंथ वाले, मतलब सारे यार, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, हर वेवलेंथ वाला वेव्स निकल, तो एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो ब्लैक बॉडी जब हीट रेडिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 3000 केल्विन पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत सारे वेव्स बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे वेव्स बाहर निकल रहे हैं, और उन वेव्स की वेवलेंथ जो है आप देखो 1000 से लेके 300 तक सारे वेव्स बाहर निकल, वेवलेंथ वाले। पर किसी एक वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा वेव्स निकले, किसी एक वेवलेंथ के ज्यादा वेव्स निकले। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3000 केल्विन पे, 3000 केल्विन पे जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूं कि एक सोचो कि 200 वेव्स बाहर निकल रहे हैं। कितने? 200 वेव्स इसमें बाहर निकल रहे हैं, ओके। और 200 के 200 वेव्स का अगर मैं बात करता हूं तो सबका वेवलेंथ सेम है क्या? नहीं, सबका वेवलेंथ सेम नहीं है, हर एक का वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। तो सपोज 1000 नैनोमीटर वाले 10 वेव्स निकले, 800 नैनोमीटर वाले 20 वेव्स निकले, 600 नैनोमीटर वाले 30 वेव्स निकले, 500 नैनोमीटर वाले 100 वेव्स निकले, 400 नैनोमीटर वाले 20 वेव्स निकले, समझा। तो 200 वेव्स निकाले, तो हर वेव्स की वेवलेंथ अगर देखोगे तो अलग अलग है, पर 500 नैनोमीटर वाले ये वेवलेंथ वाले 100 वेव्स बाहर निकले। कितने वेव्स? 100 वेव्स। मतलब 200 वेव्स में से 100 वेव्स की वैल्यू 500 नैनोमीटर थी। बात समझ में आ रहा है? उसने तो सारे निकाले, 1000 से लेके 300 तक सारे वेवलेंथ वाले वेव्स निकाले, बट 500 नैनोमीटर वाले 100 वेव्स निकाले, सबसे ज्यादा। तो याद रखना ये पॉइंट कि किसी एक वेवलेंथ की वो ज्यादा वेव्स निकालता है, किसी एक वेवलेंथ के लिए वो मैक्सिमम वेव्स निकालता है, और जितने ज्यादा वेव्स निकालेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगी उस वेवलेंथ पर, उस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होगी, उस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सिंपली ड्रॉइंग ए ग्राफ ऑफ रेडिएंट पावर, मतलब इंटेंसिटी बोल सकते हो, और वेवलेंथ की मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ओके। आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ रेडिएंट पावर अगेंस्ट वेवलेंथ। रेडिएंट पावर मतलब, रेडिएंट पावर मतलब एमएससी पावर है ना, रेडिएंट वर्ड यूज कर सकते हो, आर यूज कर सकते हो,
या फिर ई यूज कर सकते हो। मैंने लास्ट कितने लेक्चर से आपको बताया कि कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको रेडिएंट पावर। तो रेडिएंट पावर मतलब मुझे लग रहा है आपको समझ में आया कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी सोचो अगर मैंने बोला कि इसका ग्राफ ऐसे, जस्ट डमी एग्जांपल है, समझ लो। सपोज ये कहां से 300, ये सिर्फ डमी एग्जांपल है बच्चों, ये सिर्फ डमी एग्जांपल है, इससे कुछ लेना देना नहीं है समझ का, इस आंसर का और इस आंसर का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई 300 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक सारे वेव्स निकले और सब सेम क्वांटिटी में निकले। अगर सब सेम क्वांटिटी में निकले तो सब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, हमें जो ग्राफ मिलता है ना बच्चों को, वो ऐसे मिलता है। नो नो नो, ये बराबर नहीं निकाला मैंने, बहुत बहुत गंदा, बहुत गंदा। हाँ, तो मुझे कुछ ऐसे ग्राफ मिलता है। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे जाते रहेगा इंफिनिटी तक शायद। हर वेवलेंथ वाला वेव्स निकल रहे, हर वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक सारे वेवलेंथ निकले, जितने भी वेव्स है ना, हर एक का वेवलेंथ यहां पे है, हर वेवलेंथ वाला। मतलब तो अगर बोलेगा 600 नैनोमीटर वाला है, 600.1 नैनोमीटर वाला है, 600.2 नैनोमीटर वाला है, सारे वेवलेंथ कवर किए, पर किसी एक के लिए ज्यादा वेव्स निकले। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस वेवलेंथ के लिए ये लैम्बडा मैक्स बोल सकते हैं। लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लैम्बडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्बडा मैक्स का मतलब है कि इस वेवलेंथ के सबसे ज्यादा वेव्स निकले, 500 नैनोमीटर वाले, 100, और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। 300 वाले भी निकले, 1000 वाले भी निकले, 400 नैनोमीटर वाले भी निकले, 600 नैनोमीटर वाले भी निकले, 800, जितने भी वेव्स आए सब प्रकार के वेवलेंथ लेके आए, सब वेवलेंथ लेके आए, पर सबसे ज्यादा 500 नैनोमीटर वाले 100 वेव्स थे। तो अगर 100 वेव्स आ रहे हैं 500 नैनोमीटर वाले, तो गारंटेडली वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। सिंपल सा बात है बच्चों, अगर मैं एक आयन रॉड को हीट कर रहा हूं, एक आयन का रॉड लो, उसको हीट करो, समझने का कोशिश करो, बहुत सिंपल है। आयन की रॉड को हीट कर, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना क्यों रेडिश हो रहा है, रेड कलर बन गया उसका। क्यों रेड कलर बन गया बच्चों? जब वो हीट कर रहे हो, जब आप एक आयन के रॉड को हीट कर रहे हो ना, आप एक आयन के रॉड को हीट कर रहे हो, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारे वेवलेंथ उसने क्या किए, रेडिएट किए, सारे वेवलेंथ उसने रेडिएट किए, पर सबसे ज्यादा जो वेव्स जिस वेवलेंथ की निकल रही है वो है रेड वेवलेंथ, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो उसमें से ज्यादा एमिट हो रही है, ज्यादा बाहर आ रहा है। तो रेडिएशन तो बहुत सारे बाहर है, वेव्स तो बहुत सारे बाहर है, पर रेड वाले बहुत ज्यादा बाहर है, तो अपने को रेडिश दिखता है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये समझना है। क्या पॉइंट याद रखोगे? कोई भी ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो, चलो क्या याद रखोगे? कोई भी ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो तो बहुत सारे वेव्स बाहर आते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ कवर होते हैं, वेवलेंथ एक स्पेक्ट्रम कवर हो रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज कवर हो रही है, सारे वेवलेंथ बाहर आए, पर किसी एक वेवलेंथ के ज्यादा वेव्स बाहर आएंगे, उसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है। बात समझा? ये बात, किसी एक वेवलेंथ के ज्यादा वेव्स बाहर आए। अभी मैंने इसको हीट करना चालू किया और हीट किया। अच्छा, ये 3000 केल्विन पे हुआ है, सपोज 4000 केल्विन पे मुझे ऐसे ग्राफ मिलता है।
4000 केल्विन मतलब अभी इसको मैंने और हीट किया, इस बॉडी को मैंने और हीट किया, और हीट किया, और हीट किया, इसको मैंने और हीट किया, वो बॉडी को मैंने और हीट कर करके वैल्यूज कहां तक लेके गया मैं? 4000 तक लेके गया। वैल्यूज कहां तक लेके गया मैं? 4000 तक लेके गया। तो अभी इसको जब 4000 केल्विन पे मैं हीट कर रहा हूं तो बहुत सारे वेव्स बाहर आ रहे हैं, इसमें से रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे वेव्स बाहर आ रहे हैं। कोई 1000 नैनोमीटर वाला आ रहा है, कोई 600 नैनोमीटर वाला आ रहा है, सब है, मतलब सब है। कोई 500 नैनोमीटर वाला है, कोई 400 नैनोमीटर वाला है, कोई 300 नैनोमीटर वाला है, 200 नैनोमीटर वाला है, 100 नैनोमीटर वाला है। हर 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 वेव्स, हर वेवलेंथ निकले ना, 1000 से लेके 200 सब निकले। पर बच्चों 400 नैनोमीटर फॉर एग्जांपल, मतलब पहले वाले से कम, पहले वाले में जो वैल्यू मिला था उससे कम, पहले वाले में जो वैल्यू मिला था उससे कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकलेंगे। अभी सोचो 4000 केल्विन पे 500 वेव्स बाहर निकल गए तो 1000 नैनोमीटर वाले 25 वेव्स निकले, 600 नैनोमीटर वाले 50 वेव्स निकले, 500 नैनोमीटर वाले 100 वेव्स निकले, 400 नैनोमीटर वाले 300 वेव्स निकले, मतलब 400 नैनोमीटर वाले ज्यादा वेव्स निकले। देखो याद रखो, पहले जो वैल्यू मिला था उससे, इसको मैं लैम्बडा 1 बोलता हूं, इसको मैं लैम्बडा 2। बात समझ में आ रहा है? तो पहले जो वैल्यू मिला था, पहले 500 फॉर एग्जांपल, ये डमी एग्जांपल है, पहले 500 नैनोमीटर वाले ज्यादा वेव्स निकल रहे थे। जैसे मैंने टेंपरेचर बढ़ाया, अभी कम वेवलेंथ वाले, पहले वाले से कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकलते। ठीक है, तो आप समझ लो जैसे टेंपरेचर बढ़ा रहे हो इस तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने उसको और हीट किया, और हीट किया, लेट अस से 5000 केल्विन पे, मुझे ये ग्राफ मिला। दिस इज एट 5000 केल्विन। ये इसको यहां पे लिखते प्रॉपरली, ये T1, ये T2 और ये T3। देखो अभी जो पीक वैल्यू है वो थोड़ी और कम हो गई बच्चों, अभी उससे कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकले। सोचो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं 5000 केल्विन तक, अभी हीट किया मैंने कितना? 5000 केल्विन तक हीट किया, अभी 300 नैनोमीटर वाले ज्यादा वेव्स निकल रहे, ऐसा सोचो। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर, कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखो। अगर मैं बात करता हूं सन का, और मेरे हाथ में ये जो पेन है उसका, तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो सन से आने वाले जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो छोटे रहेंगे। पेन का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके वाले वेवलेंथ बड़े रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं सन और पेन को, तो किससे निकलने वाले वेवलेंथ ज्यादा रहेंगे, बड़े रहेंगे? सन से निकलने वाले वेवलेंथ बड़े रहेंगे कि पेन वाले वेवलेंथ? तो सब लोग बोलेंगे कि सन बड़ा है, सन वाले वेवलेंथ बड़े रहते, ऐसा नहीं। सन का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सन का टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उनके कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकलते, कम वेवलेंथ वाले मैक्सिमम वेव्स बाहर। कितने वेवलेंथ वाले वेव्स बाहर निकल रहे, वो लैम्बडा की वैल्यू बता। ये लैम्बडा मतलब समझा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का नहीं है, ये लैम्बडा मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्बडा का मतलब है कि इस वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकल रहे, समझा? तो मैं हैपन कि सन में से वेवलेंथ जो वेव्स बाहर आ रही है और पेन से जो वेव्स बाहर आ रही है, पेन वाली वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, बड़ी, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है। सन वाले का टेम्परेचर गारंटेडली बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ जो ज्यादा मैक्सिमम निकल रहे हैं वो कम वेवलेंथ वाले निकल रहे। ठीक है, आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। ये ग्राफ आपके सामने जो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ब्लैक बॉडी को आप हीट करो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से, उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो बहुत सारे वेवलेंथ कवर करते हैं, स्पेक्ट्रम कवर करता है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ बाहर निकलते हैं। पर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज्यादा वेव्स बाहर निकलती है, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कम वेवलेंथ वाले वेव्स बाहर निकलेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
कम वेवलेंथ वाले वेव्स बाहर निकलते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, T1 लैम्बडा 1, T2 लैम्बडा 2, T3 लैम्बडा 3, तो ये वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? कांस्टेंट। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं T1 लैम्बडा 1, T2 लैम्बडा 2, T3 लैम्बडा 3, तो इनकी वैल्यूज कांस्टेंट आती है। यस, और ये पता चला वेन्स को, और ये बन गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बहुत सिंपल है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझना, कि जिस टेम्परेचर पे जिसके सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकलती है वो वाली वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब T इंटू लैम्बडा इज कांस्टेंट, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, T इज इक्वल टू B लैम्बडा। ओके, ये मैक्स यहां पे लिख सकते हो चाहिए तो। ओके, B जो है वो वेन्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ ओके, और ये लैम्बडा मीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, तो हमने ये कंक्लूड कर दिया कि भाई टेम्परेचर और वेवलेंथ, टेम्परेचर और वेवलेंथ, टेम्परेचर और वेवलेंथ, पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेव्स जिस वेवलेंथ के लिए आते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टेक एनी टेम्परेचर और उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेव्स जिस वेवलेंथ की आ रहे हैं उस वेवलेंथ का और उस टेम्परेचर का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन आएगा। दिस इज वेन्स कांस्टेंट, और ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है ना उस तरफ, ये जो है पीक वैल्यू वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा छोटा मोटा लॉ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इज्जत है समाज में, इसको बहुत इज्जत है समाज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जैसे कि आप बात करो मुझे सन का टेम्परेचर ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? कभी सोचा सन का टेम्परेचर कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढा रहेगा सन का टेम्परेचर जाके? सन का टेम्परेचर ढूंढेगा कैसे, है ना? तो हम क्या करेंगे, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, तो सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, है ना? सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उनके सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, पर किसी एक वेवलेंथ मैक्सिमम नंबर में वेव्स निकलते रहेंगे, मतलब किसी एक वेवलेंथ के मैक्सिमम रेडिएशन आते रहेंगे, उस वेवलेंथ को मैंने कंसीडर किया। किसी एक वेवलेंथ मैक्सिमम वेव्स में आते रहेंगे, तो सपोज सन से, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज सन से 10,000 वेव्स निकल रहे पर टाइम, पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड में 10,000 वेव्स निकल रहे, तो 10,000 वेव्स में से 700 नैनोमीटर वाले, कितने? 700 नैनोमीटर वाले 6,000 वेव्स है, मतलब 10,000 में से 6,000 वेव्स तो सिर्फ 700 नैनोमीटर वाले, तो वो लैम्बडा मैक्स हो गया। तो वो सन से निकलने वाला लैम्बडा ढूंढ लूंगा, बी का वैल्यू तो मुझे पता है, डिवाइड करो, टी मिल जाएगा। टी क्या है? सन का टेम्परेचर। अरे कहीं दूर एकदम लाइट ईयर अवे फ्रॉम, सोचो बहुत दूर किसी और गैलेक्सी में से अब किसी स्टार को दिख रहा है, अपने से बहुत दूर है, उसका टेम्परेचर भी मैं नोट डाउन कर सकता हूं। मैं क्या करेगा, उस स्टार से आने वाले लाइट को, उस स्टार से आने वाले जो लाइट है उस लाइट को मैं स्टडी करूंगा, उसका स्पेक्ट्रम देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई उसमें से उस जो भी वेव्स, बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं स्पेक्ट्रम में, बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं, तो किस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा वेव्स आ रही हो देखूंगा। जिस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा वेव्स आ रही हो मैं देखूंगा, जिस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा वेव्स जो आ रही है मैं देखूंगा, उस वेवलेंथ को b अपॉन दैट वेवलेंथ करूंगा, मुझे उस स्टार का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो बेसिकली स्टार्स का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत यूजफुल है। समझा? सिंपल है, अपन सिर्फ उस स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, हमें स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, फिर हम वो वेवलेंथ देखते हैं जिसके सबसे ज्यादा वेव्स आए, वो लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, b से डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके कुछ कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे तो मैंने बता दी, एक आध दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाकी है, पर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं। So at given temperature the energy is not uniformly distributed। देखा, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। स्टार्टिंग में एनर्जी कम थी, फिर एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, इट रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू, और फिर वापस कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है ना, एनर्जी कितनी रेडिएट हो, स्टार्टिंग में बढ़ी,
फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची, फिर कम हो गई, क्योंकि किसी एक वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बढ़ रही है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, फिर कम हो रही है। तो वही सेकंड इसमें लिखा है, द रेडिएंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पर आप समझ लो कि रेडिएंट पावर जो है वो इनिशियली इंक्रीज हुआ, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हुआ, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, फिर जैसे ही वेवलेंथ फिर वापस कम होना चालू हो गया वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बढ़ ही रहा है, रेडिएंट पावर बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, फिर कम हो गया। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर मैं इस पेपर में देना, आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस। एरिया अंडर कर्व, सपोज ये एरिया अंडर कर्व है ना, ये एरिया अंडर कर्व है, आप ये फाइंड करोगे ना एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, उससे मुझे पता चलेगा कि कितना एनर्जी एमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, सारे वेवलेंथ मिला के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितनी एनर्जी, मतलब इन शॉर्ट मुझे रेडिएंट पावर पता चलेगा। एरिया अंडर कर्व से मुझे पता चलेगा कि कितना एनर्जी एमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझा, एरिया अंडर कर्व से। तो गारंटेडली सिर्फ वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, सी अगर टेम्परेचर बढ़ गया, T1 से T2 हो गया, अभी एरिया भी तो बढ़ गया, अभी ये एरिया है, अभी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, तो कितना एनर्जी रेडिएट होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी रेडिएट होएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और रिलेशन भी बता दूं, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डबल कर दिया तो ज्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी रेडिएट होएगा, ऐसा नहीं। एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व is always directly proportional to fourth power of absolute temperature. Area under curve is directly proportional to fourth power of absolute temperature. इसका मतलब ये है कि अगर हमने टेम्परेचर डबल कर दिया, सपोज T1 3000 है और T2 6000 है, T1 3000 केल्विन पे है और फिर मैंने बॉडी को हीट करके 6000 केल्विन पे चला गया, तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, तो 3000 पे जितनी रेडिएट हो रही थी उससे मैंने ये डबल कर दिया, डबल मतलब 2 कितना होता है 2 16, मतलब अभी 16 गुना एनर्जी रेडिएट होगी, मतलब 3000 केल्विन पे जितनी एनर्जी निकल रही थी, 3000 केल्विन पे जितनी एनर्जी निकल रही थी उससे 16 टाइम्स ज्यादा एनर्जी 6000 केल्विन पे निकलती है। ये रिलेशन है, याद रखो बच्चों, ठीक है। मतलब किस, ये ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया अंडर कर्व, अगर आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप अगर उस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको पता चलेगा कितनी अमाउंट ऑफ हीट एमिट होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और गारंटेडली वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा अमाउंट, आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दिस इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, स्टीफन लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो भी बोलेंगे इसको, अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। तो एरिया अंडर कर्व से हमें क्या पता चलेगा कि कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, पीक इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट शॉर्टर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कम वेवलेंथ वाले ज्यादा वेव्स बाहर निकलेंगे। एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इंक्रीजेस, हायर टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएंट एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सब हमने कंक्लूड किया। तो बेसिकली ये पूरा स्पेक्ट्रम एक बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उतना पढ़ के जाना है, नो डाउट, पर आप याद रखो कि कोई भी ब्लैक बॉडी जब हीट होती है, अल्टीमेटली इसका क्या कंक्लूजन है, कोई भी ब्लैक बॉडी को अगर आप हीट करते हो तो किसी भी टेम्परेचर पे जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो वो बहुत सारे वेव्स एमिट करता है। पहला पॉइंट, बहुत सारे वेव्स एमिट करता है और बहुत सारे वेव्स की ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, हर वेवलेंथ बाहर निकलते हैं, एवरी पॉसिबल वेवलेंथ के वेव्स बाहर निकलते हैं, पर किसी एक वेवलेंथ के सबसे ज्यादा वेव्स बाहर निकलते हैं और उस वेवलेंथ के लिए
इंटेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ओके, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा कि टेम्परेचर और वो जो वेवलेंथ है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये लैम्बडा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होता ये, इसका लैम्बडा मैक्स का मतलब है कि इस वेवलेंथ के ज्यादा वेव्स बाहर निकले इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इस वेव्स के ज्यादा वेव्स बाहर निकले इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो उनका प्रोडक्ट जब लोगे उस टेम्परेचर का और उस टेम्परेचर पे जो लैम्बडा की वैल्यू मिली है, सबसे ज्यादा वेव्स, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट रहता है जिसको हम बी बोलते हैं, दैट इज वेव्स। ये सेकंड पॉइंट याद रखोगे। और थर्ड पॉइंट नो डाउट आप ये याद रखो कि अगर आप एरिया निकाल रहे हो कर्व का, देन इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट पर टाइम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे थ्योरेटिकली बाय स्टडीइंग स्टीफन्स लॉ। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। 2-3 बार देखो वीडियो को, अच्छे से पॉइंट नोट डाउन करो, समझने का कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।